Now, Shri Baswaraj Patil. मान्यवर उपसभापति जी, 2017 और 18 का जो बजट है, ये तीसरा बजट जो गत 3 साल के अंदर सरकार अपनी एक आर्थिक स्थिति को स्वयं निर्भर बनाते हुए, मजबूत बनाते हुए कुछ नए नए कदम उठाने के दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है, जिसके कारण जो कर की चोरी होती थी उसको कम करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स परव्यू में लाना, इसके द्वारा बिना टैक्स का भार दिए सरकार का आदाय या इनकम बढ़ाना, इस प्रकार के कुछ कठोर और बुद्धिमत्ता के नीति के द्वारा सरकार अपने आय को ज़्यादा कर रही है और फिर जनहित में अपने काम को बढ़ा रही है। इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, डीमोनेटाइजेशन के बारे में जब चर्चा चल रही थी इसी बजट सत्र के पहले भाग में, तो एक माननीय सदस्य ने कहा कि रोजगार घट रहे हैं, शहरों की संख्या कम हो रही है और गांव के तरफ लोग जा रहे हैं। मेरे को तो ये सुनकर मन में बड़ा संतोष हुआ कि लोग गांव के तरफ जा रहे हैं और मनरेगा आदि योजना के अंदर जो पहले जितना निगदित धन था उसका कई हजार करोड़ रुपए बढ़ाकर उस काम की सरकार ने महत्ता दी, जिसके कारण आज गांव के तरफ लोग जाएंगे तो देश अंदर से मजबूत होगा। इस दृष्टि से मैं ये विनती करूंगा आदरणीय मंत्री जी से, अभी तक जैसे फसल बीमा योजना लिया गया है उसी प्रकार पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए कुआं और बड़े बड़े टैंकों का शुद्धिकरण की जो एक बहुत बड़ी योजना बनी है और गांव के कई आवश्यकताओं को पूर्ति करने की दृष्टि से जैसा माइक्रो इरिगेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए रखा गया है, तो ये कुछ एक प्रकार से सरकार की दृष्टिकोण गांव और किसान और खेती और वहां का वाटर रिसोर्स बढ़ाना और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करना, इस दिशा में जो महत्वपूर्ण काम सरकार ने लिया है, मैं उसे अपने हृदय से स्वागत करता हूं। क्यों कि अगर गांव बचेगा तो दिल्ली बचेगी, गांव नहीं बचेगा तो देश नहीं बच सकता है, किसान बचेगा तो दिल्ली बचेगा, नहीं तो दिल्ली नहीं बच सकती है। इस दिशा में और भी अधिक ध्यान गांव के तरफ सरकार दे, ये मैं सरकार से विनती करता हूं। जहां तक सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, हमारी सरकार ने बजट के समय या चुनाव के समय एक वायदा की थी कि उनको 5 लाख तक छूट देना चाहिए। उस दिशा में सरकार ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, कुछ पैसे की छूट दी है, फिर भी कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों के मन में सरकार हमारे बारे में जितना सोचना चाहिए था उतना नहीं सोचा है। ये जो वादा किया गया है उसको 2019 से पहले अगर सरकार पूर्ति करेंगे, क्योंकि वो सैलरी से पैसे लेते हैं, चोरी कर ही नहीं सकते हैं अन्य लोगों के जैसा। इसके कारण जो ईमानदार है उसकी ईमानदारी बनाए रखने की दृष्टि से उन्हें जो सरकार ने वादा की है उसे अक्षरशः जारी करना चाहिए, मैं ये सरकार से विनती करता हूं। साथ ही साथ आप तो रेल और जनरल बजट दोनों एक हो गए हैं, लेकिन पुराने रेल मंत्री ने कहा था कि अब हम कोई नई योजना का घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन पुराने जितने काम है उसको पूरा करेंगे। जैसे कर्नाटक में मेरा जिला है गुलबर्गा, वहां रेलवे डिवीजन की घोषणा की गई, 40 एकड़ जमीन कर्नाटक सरकार ने भारत सरकार रेल मंत्रालय को दिया, लेकिन जिस गति से काम का प्रगति होना चाहिए, कहीं नॉमिनल 1 करोड़ रुपए रखा जाता है और काम नहीं बनता है तो लोगों की मन में सरकार के प्रति श्रद्धा कम होती है। इन चीजों को ध्यान में रखकर वैसा ही गुलबर्गा और बीदर का रेलवे लाइन मार्च के अंदर जोड़ने की बात की गई थी, मार्च समाप्त होने आया है लेकिन वो गाड़ी चालू होने की अभी कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। इस दिशा में सरकार तीव्र गति से सोचना चाहिए। वहां के लोग
बड़ी आशा से सरकार के तरफ देख रही है और मेरा सरकार इस दिशा में निश्चित ठोस कदम उठाएगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। साथ ही साथ मेरे कुछ महत्वपूर्ण बात नीति आयोग जब सरकार ने बनाया है, कुछ महत्वपूर्ण बात उसके साथ साथ सरकार की होना चाहिए। इस दिशा में कुछ ठोस सरकार की नीति बनना चाहिए। विशेषकर मैं एक बात को इस हाउस के द्वारा सरकार का ध्यान में लाना चाहता हूं, वह ये है, ये जॉब यानी नौकरी ऐसा अर्थ होता है। दुर्भाग्य से मैं जहां तक समझता हूं, साक्षात सृष्टिकर्ता भगवान भी धरती पर चले आए तो 100 में 8 से ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं दिया जा सकता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति से लेकर ऊपर से बड़े स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति भी जॉब कर कर एक प्रकार हमारी देश की युवा रास्ते से भटक गए हैं, नौकरी के पीछे जाकर अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस नौकरी और जॉब शब्द से इवन एम्प्लॉयमेंट यह शब्द भी यूज करना अपने देश के लिए शायद घातक होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल शब्दों का परिणाम इतना खतरनाक होता है, फिर वो आदमी अपना साहस छोड़कर उसके पीछे भागता है। 12 लाख लोग आईएएस के लिए बैठते हैं, 900 लोग पास होते हैं। 3 साल पहले अपना देश का बड़ा बैंक ने 22,000 लोगों की नियुक्ति की घोषणा की, 56 लाख लोगों ने एप्लीकेशन डाला। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता से अधिक लोगों को मालिक बनाना अच्छा है कि नौकर बनाना अच्छा है। भारत जैसे देश में विशेषकर होम इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इस दिशा में जो स्किल की बात हम करते हैं, इस स्किल्स मिनिस्ट्री में भी कुछ दोष है। उसके लिए मैं ये सरकार से विनती करता हूं, अभी तक जितने भी रोजगार के कुछ नई योजना बन रही है वो अभी मैट्रिक के हैं, लेकिन कुछ परंपरागत स्किल ऐसे हैं जो बचपन से ही सीखते हैं, उनको बड़ा बनने के बाद सीखने की कोई आवश्यकता करेंगे तो भी वो सीख नहीं सकते हैं। पेंटिंग है, कुछ खिलौना बनाना है, कुछ लकड़ी के चीज बनाना है, कुछ घर बनाने का काम है, वो जो बचपन से सीखते हैं वो कर पाते हैं। ऐसे ट्रेडिशनल विषयों में डिग्री और सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन को न देखते हुए अगर स्कूल को महत्व दिया गया तो फिर लोग काम सीख सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैंने देखा कि रोजगार के नाम पर जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप में चले जाते हैं, लगभग हर साल 90 लाख लोग अप्रेंटिसशिप में चले जाते हैं, लेकिन शायद उसमें 5 लाख लोगों को भी काम नहीं मिल पाता है। फिर बाकी का आधा पैसा लेकर फिर वो बेकार होकर समाज के लिए समस्या बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये विनती करता हूं कि सरकार अपनी सोच और अपनी नीति में परिवर्तन करे। ये नौकरी नाम के शब्द से, जॉब नाम से शब्द से बियॉन्ड जॉब, उससे ऊपर सोचने का मानसिक स्थिति अपने देश में नहीं बनाएंगे तो हमारा युवा पीढ़ी हमारे लिए ही कंटक बन सकता है। इस दिशा में एक ठोस सोच होने की अत्यंत आवश्यकता है। दूसरी बात, इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट हम जिसको कहते हैं, यानी आर्थिक मजबूती के दृष्टि से जो हम इरिगेशन में हैं, इंडस्ट्री में हैं, अन्य क्षेत्र में जो अलग अलग काम लेते हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कई बार जो पॉपुलर स्कीम बोल के आते हैं, मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ। हमारे देश के पौराणिक एक श्रेष्ठ विद्वान अर्थशास्त्री चाणक्य कहते हैं, सरकार उन गरीबों के बारे में चिंता करना चाहिए जिनकी संख्या लगभग 3% होती है। वह यानी वो विधवा हो सकती है, वो अपंग हो सकती है, वो वयोवृद्ध हो सकते हैं, उन्हीं के बारे में सरकार पूरी जिम्मेदारी लेना चाहिए। लेकिन आज पॉपुलर नाम के स्कीम के कारण किसी भी पॉपुलर स्कीम इंप्लीमेंट करते समय सरकार को यह सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति की कर्मठता बढ़ता है कि घटता है। मनोविज्ञान ये बताता है जितना जितना अधिक सुविधाएं इंसान को देते हैं वो आदमी कामचोर बनता है। जिस देश में कामचोर लोगों की संख्या बढ़ती है फिर वो ये देश एक दिन दिवाले के रास्ते पर जाना पड़ता है। तो इसीलिए नीति आयोग अपने सारे कामों के बारे में मूल्यांकन करे। कई बार ऐसा होता है जैसा गैस सिलेंडर को हमने लकड़ी से तो बदल दिया,
लेकिन रोज अगर सिलेंडर का दाम बढ़ने लगेगा तो प्याज भी खाए जूते भी खाए, ऐसा स्थिति हो जाती है। बैंक के प्रति हम लोगों की आदत बढ़ा रहे हैं, लेकिन रोज बैंक वाले नए नए कानून लाकर, जैसे इसके लिए इतना पैसा डिपॉजिट फिर बढ़ाओ, फिर वो करो, इस प्रकार अलग अलग 4 बार से ज्यादा पैसा नहीं उठाना। अगर ऐसे रिस्ट्रिक्शन बढ़ाएंगे, फिर उसके ऊपर ज्यादा फाइन लगाएंगे, तो फिर लोग बैंक को कैसे जाएंगे। वैसा ही अमूलाग्र अपनी सरकार को कई शिक्षा नीति, अच्छी मात्रा में IIT के लिए सरकार पैसा रखता है, लेकिन मैंने एक विद्यार्थी से बात किया, उसने कहा कि 1955 में जब भारत में पहली बार IIT लाई गई, उस समय की छोटी सी भूल आज तक इस देश को भोगना पड़ रहा है। जितने भी IIT पास होते हैं उसमें 90% से ज्यादा लोग भारत की सेवा नहीं करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी की सेवा करते हैं। कारण क्या है? जैसा अमेरिका में वो विद्यालय देख के आए, उसका डिक्टो कॉपी किया गया। भारत कैसा देश है, यहाँ की जनसंख्या कैसी है, यहाँ की परिस्थिति कैसी है, इसका ध्यान न रखते हुए ये करने से ऐसी स्थिति अपने देश में निर्माण हुआ है। तो इसीलिए कुछ चीजों के बारे में नीति आयोग स्वयं विशेषकर सोचे और एक नया दिशा में अपने देश को एक अर्थनीति देने का एक प्रयास अपने वित्त मंत्रालय के द्वारा होना चाहिए। पैसा व्यय होता है, अगर आदमी बेकार रह जाता है, पैसा खर्च होता है, अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है, युवा डिग्री लेता है लेकिन उस डिग्री के अनुकूल उसको काम नहीं मिलता है, अगर वो डिग्री ठोस नहीं है, तो ऐसे कई चीज जो अपने देश की विकास के रास्ते में बाधक बनकर खड़े हुए दिखते हैं। मैं वित्त मंत्रालय को नीति आयोग के द्वारा ऐसा कोई समग्र चिंतन होना चाहिए ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग, ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के बारे में मूल्यांकन करके एक विशिष्ट रूप से देश की विकास की अगले बजट के समय नीति बनेगी, तो वो लंबे समय के लिए राष्ट्र को हितकारी बनेगा। इस दिशा में मैं इस सरकार का इस बजट का स्वागत करते हुए मेरे बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद बासुरा जी।